देखो, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज़्यादा एक सिरंगी पशु का अंकन मिलता है। फिर लिखता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी भी मिली है। हड़प्पा में तांबे क्या बोलता है भाई साहब, हड़प हड़प्पा से तांबे का बना एक दर्पण मिला है। हड़प्पा में श्रमिकों के निवास करने के लिए विशेष भवनों के निर्माण किए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फर्श के अलंकृत ईंटों का प्रमुख मात्र कालीबंगा से किया गया है। हड़प्पा के कुछ बर्तन पर मानव आकृति मिली है, तो कुछ बर्तनों पर कुछ लेख भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिलता। हड़प्पा से प्राप्त भंडारगृह का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर से खुलता है। सैंधव सभ्यता में तौल की इकाई संभवतः सोलह के अनुपात थी। ओके। लोथल एवं चंदूहड़ों से मनके बनाने की कारखाने अवश्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दानों के मिलने से एक निष्कर्ष निकलता है कि उन स्थलों पर धान की खेती हुआ करती थी। सैंधव सभ्यता के लोग के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। क्या हो रहा है दोस्ती? लोथल नगर की सिंधु सभ्यता में ऐसा नगर था जिसमें लोगों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बोलता है सैंधव सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक संज्ञा दी गई है। इस लिपि को सिंधु निवासी दाईं से बाईं ओर लिखते थे। एक से अधिक पंक्तियों को लिखना होता था तो पहली पंक्ति को दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति को बाएं से दाएं लिखते थे। यह क्रम पूरा लेख लिखने से जारी होता था। फिर क्या बोलता है, जो सूत कोददा से सैंधव काल के घोड़े का अस्थि पंजर भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी यातायात हेतु दो पहिए एवं चार पहियों वाली बैलगाड़ी अथवा भैंसा गाड़ी यानी कि तुम्हारे दोस्त का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेहरुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैंधव सभ्यता के लोग धरती को अनाज देने वाली देवी मानकर धरती की भी पूजा उपासना किया करते थे। सैंधव सभ्यता में वृक्षों का भी पूजा की जाती थी। सिंधु निवासियों द्वारा शिव पूजा किए जाने की भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा निवासी सूर्य की पूजा उपासना करते थे। यह बात वहाँ मिले स्वास्तिक और निशान के से प्राप्त करते हैं। संभवतः स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। सिंधु घाटी के किसी भी नगर में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। कुबड़ वाला जो सांड था सिंधु निवासी के लिए विशेष तौर पर पूजनीय था। आज जो कुबड़ वाला सांड है वो आप लोगों के शहर सड़कों पर तो ऐसे ही घूमता है। सिंधु निवासी मातृ पूजा, शिव पूजा, योनि पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा नहीं करते थे। साथ ही वे तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना टोटका भी विश्वास करते थे। ये तो बहुत ही एडवांस था यार। हाँ, तो स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह समाज मातृ संतात्मक थी। सैंधव सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियाँ सांचे से न ढलकर हाथों से बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह सैंधव काल में देवदासी प्रथा भी अस्तित्व में थी। सैंधव सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। सिंधु निवासी आग में मिट्टी की मूर्तियों को पकाते थे जिसे टेराकोटा कहते थे। तो पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति के भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित होने के साक्ष्य मिले हैं।
सिंधु निवासी तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार के होने के इस सभ्यता में कोई साक्ष्य नहीं मिलने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन हेतु शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़वाते थे, चौपट पासा खेलते थे, नाचते थे, गाते थे और बजाते थे। सिंधु सभ्यता के स्त्रियां श्रृंगार प्रसाधनों का भी प्रयोग किया करते थे। सिंधु सभ्यता में सोने, चांदी, हाथी दांत, सीप एवं तांबे से बने आभूषणों का प्रचलन था। आयात निर्यात का कार्य सिंधु निवासी जल मार्ग से नावों द्वारा करते थे। वे मस्तूहल वाली नाव का प्रयोग करते थे। सिंधु निवासी गेहूं, जौ, कपास के साथ साथ तिल की भी खेती करते थे। सिंधु सभ्यता में समाज समाज तीन भागों में विभक्त था। शासक, मध्यम और निम्न। ओके, यानी कि वही हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। ओके ओके ओके, कहाँ थे हम लोग? यस। सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार 3 प्रकार से होता था: पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार। पूर्ण समाधि में शव को भूमि में दफनाया जाता था। आंशिक समाधि में शव को पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद शेष शव को दफना दिया जाता था। दाह संस्कार में संपूर्ण शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। दाह संस्कार में संपूर्ण शव को जलाकर भस्म कर दिया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने का, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा थी, जबकि लोथल एवं कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। 3 प्रकार के समाधि होते हैं: एक पूर्ण समाधि, एक आंशिक समाधि, देखो 3 प्रकार का समाधि होता है। एक पूर्ण समाधि जो कि मुस्लिम लोग उपयोग करता है। एक आंशिक समाधि जिसमें से क्या करता है, इंसान जब मर जाता है उसको पक्षियों जैसे कि बाज, गीदड़ को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वे लोग जब पूरे शरीर को खा लेते थे और वो उसका जो सिर बचता था उसको दफना दिया जाता था। और जो आप लोग का होता है दाह संस्कार, जो कि हिंदुइज्म में दिखाया जाता है, उसमें से क्या किया जाता है, इंसान को जला दिया जाता है। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने का, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी, जबकि लोथल एवं कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। 1856 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच रेल मार्ग बनाने के क्रम में ईंटों की आवश्यकता होने से हड़प्पा के खंडहरों की खुदाई किए जाने के क्रम में भी अति प्राचीन सैंधव सभ्यता के अस्तित्व में होने का प्रमाण मिला है। हाँ, मोहनजोदड़ो का आकार प्राय एक वर्ग मील है। यह पूर्व और पश्चिम 2 खंडों में विभाजित है। पूर्वी खंड पश्चिमी खंड तुलना में बड़ा है। कालीबंगा के उत्खनन में काली मिट्टी, काला सीसा, चूड़ियाँ मिली है। कालीबंगा से ही मिट्टी के बर्तन, टुकड़े और सूती वस्त्र की छाप पड़ी भी मिली है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी भी मिली है। मोहनजोदड़ो का जो नगर है 5 वर्ग किलोमीटर घेरे में बसा हुआ था। ओके, मोहनजोदड़ो में 7 पर्त मिलने से पता चलता है कि यह नगर 7 बार बसाया गया था। इसके कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक चौड़ी सड़क की माप 10 मीटर, जिसे राजपथ कहा जाता है। लोथल से डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह शहर कई बार बाढ़ के कारण नष्ट हो गया है। सिंधुवासी बतख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। सिंधुकालीन क्या बोलता है वैसे, मुद्राएं वर्गाकार, चतुर्भुजाकार एवं बेलनाकार होती थी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सुइयां से ज्ञात होता है कि सिंधुवासी सीले हुए कपड़ा पहनते थे। सिंधुवासी टीन और तांबा को मिलाकर कांसा बनाते थे, यानी कि वह टीन हो गया और आप लोगों का कॉपर हो गया, उससे ब्रॉन्ज बनाया जाता था। सिंधु काल में 2 प्रकार के बैल के प्रमाण मिले हैं: एक कुबड़ और बड़े सींग वाले बैल, और दूसरा बिना कुबड़ और छोटे सींग वाले बैल। सिंधुवासी सूत कातना, कपड़ा बुनना और कपड़ा रंगना भी जानते थे। कर्नल संख्यूल का मत है कि सिंधु निवासी हिरणों के सींग का चूर्ण बनाकर और समुद्र फैन को भी औषधि के रूप में
प्रयोग में लाते थे। सिंधुवासी भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग नहीं करते थे, उन्हें लोहों की भी जानकारी नहीं थी। सिंधुवासी राजस्थान के खेतड़ी के खाने में तांबा प्राप्त किया करते थे। सिंधुवासी को तलवार, ढाल, कवच के बारे में ज्ञान नहीं था। सिंधुवासी अधिकांश पकी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लोथल से प्राप्त एक शव के कब्र में करवट लिए हुए लिटाया मिला हुआ, जिसका सिर पूरब था और पैर पश्चिम में था। ओके। कहाँ गए थे? सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर का निर्माण संभवतः धार्मिक अवसरों पर जनता के सामूहिक स्नान के लिए किया गया था। सिंधु वासियों का मकान चौकोर होता था। मध्य भाग में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर बरामदे, जिसके बाद कमरे होते थे। सिंधु वासियों के कुछ मकान बहुत बड़े मिले हैं, जिसमें से 30 कमरे या उससे भी ज़्यादा होते थे। सैंधव नगरों में सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क के किनारे बड़े बड़े नालों का निर्माण किया गया था, जो पूर्णतः ढका हुआ होता था। गलियों की नालियाँ मुख्यतः नालों से घिरती थी और मुख्य नाला शहर के बाहर निर्जन स्थान पर गिरता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण संभवतः बाढ़ से विनाश होना। सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित विशेष इतिहासकारों के मत। सबसे पहले जॉन मार्शल कहता है प्रशासनिक शिथिलता। मैके कहता है बाढ़। के यूर कैनेडी कहता है प्राकृतिक आपदा। टी.आर. साहनी कहता है भूतात्विक परिवर्तन। गार्डन चाइल्ड या व्हीलर कहता है आर्यों का आक्रमण। ऑरल स्टाइन कहता है बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन। अब बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आएगा मज़ा पढ़ने में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आता है वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया रिंग वैदिक पीरियड, एक हो गया पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व। तो आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। ओके। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो मैकमुलर है, उसके अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था वो था सेंट्रल एशिया था। आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। संभवतः वेदों से इस सभ्यता की प्रमुख जानकारी मिलने से ही सभ्यता को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन अथवा श्रेष्ठ होता है। वैदिक काल में समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। आर्यों द्वारा विकसित की गई वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का जो भाषा था वो था भारोपी था। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी नदी थी सिंधु। ओ लॉर्ड। ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ सबसे पहले थी सिंधु। इसका आधुनिक नाम भी सिंध है। वित्सता, झेलम, एक गाना है ना, वित्सता झेलम। सुवस्तु, स्वात, गोमती, गोमल, सदा नीरा, सदा तुम गधा ही रहेगा, तो गंडक। बिपाशा, पासा फेंको और व्यास निकालो। कुर्रम, कुर्रम, कुभा, काबुल। द्वेषदति, घग्घर। पुरुषनी, रवि। सतुधि, सतलज। अस्किनी, स्किनी, बहुत ही स्किनी हो तुम। चीनाब, चिन्हा नहीं रहे हो। सुषमा, सुषमा, सोवन। बिपाशा, व्यास। सरस्वती ऋग वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी, जो बाद में मरुस्थल में विलुप्त हो गई। गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में मात्र एक बार होती है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि सिंध नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 174 बार हुई थी। आर्यों ने गाय को अधन्य यानी ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा था। गाय की हत्या अथवा उसके घायल करने वालों के लिए वेद में मृत्यु दंड या देश से निकाले जाने की सजा तय की गई थी। अधन्य। अब बात करते हैं हम, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। अच्छा, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यगण लोहे को श्याम अयस्क कहते थे। आर्य तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। लोहित। ओके। आर्यों की प्रशासनिक अवस्था 5 भागों में बढ़ी थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र।
वैदिक काल में मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विष के प्रधान है उसको विषपति और जन के प्रधान को राजन कहलाता था। ओके। और जन शब्द उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिलता। वैदिक काल का समाज पुरुष प्रधान था। ओके। वैदिक काल की प्रमुख शब्दावली उसका अर्थ ग्रामीणी, तो ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीणी। विषपति, विष का प्रधान। राजन, जन का शासक। कुलूप, परिवार का मुखिया। कुलूप बोलता है ना, कुलूप लगा के रखना, कौन है, परिवार का मुखिया। पुरूप, दुर्गपति। स्पष्ट, जनता एवं नजर रखने वाले गुप्तचर को कहते थे स्पष्ट। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला उग्र। पति, ग्राम का अधिकारी। स्थपति, सीमांत के शासक को कहा जाता था। ईशान, समिति के अध्यक्ष को कहते थे। वाजपति, गोचर भूमि का अधिकारी। सीरा, हल को कहा जाता। सीता, हल रेखा को कहते थे। वैनॉट, सूदखोर। भागदूत, कर निर्धारण करने वाला वशिष्ठ अधिकारी। पणी, व्यापार हेतु दूर जाने वाला व्यक्ति। पणी। अवर्त, वर्तों का प्लान अनिवार्य करते थे ना करने वाला। मृतवाज, अस्पष्ट वाणी बोलने को कहते थे। अनास, चपटी नाक वाले को कहते थे अनास। ओके। वैदिक समाज जो था वो पितृ संस्थामक था। वैदिक समाज का ढांचा इस प्रकार था। गृह, ग्राम, विष और जन। वाह। अब तो प्राउड हो रहा है मेरे को, आई प्राउड ऑफ यू। आर्यों की जनसभा विद्वत कहलाती थी, उनकी अति प्राचीन संस्था थी। वैदिक काल में सेनानी एवं पुरोहित प्रमुख राजधिकारियों के रूप में सम्मान पाते थे। इस काल में कमादी, रथकार, सूत नामक अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। राज दरबार में रत्नी की संख्या 12 होती थी, जिनमें राजा भी शामिल होता था। सामान्य जनता का प्रतिनिधि तत्व करते हेतु समिति केंद्र राजनीतिक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रवाद लोगों की संस्था थी। सभा एवं समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। इन्हें राजा को चुनने और पद से हटाने का भी अधिकार था। युद्ध के समय रणभूमि में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। आर्यों ने युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया था। गवष्टि का शाब्दिक अर्थ होता है गायों की खोज करना। वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। शतपथ ब्राह्मण में समिति एवं सभा को आदि पुरुष, प्रजापति अथवा ब्रह्मा की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक शब्द दिशा, राजा, नाम। ओके। आप लोगों को अगर हम बात करते हैं ईस्ट, ईस्ट में कहा क्या जाता है, सम्राट। ईस्ट, ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहता था, सम्राट। वेस्ट, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया यानी कि उसको कहा जाता है सौराष्ट्र। नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या है, विराट पहाड़ है। नॉर्थ में क्या है, विराट पहाड़ है। ओके। साउथ, अरे बोलता है ना साउथ, राजा भोज, तुमको समझ में नहीं आता है राजा भोज, ये सब साउथ है। और जो आप लोगों का मिडिल में है, जो सेंटर में, उसमें कहते हैं राजा। आपको बताते हैं, जो ईस्ट है, ईस्ट में कहा जाता है सम्राट। जो वेस्ट में उसको कहा जाता है विसराष्ट्र। जो नॉर्थ में उसको कहा जाता है विराट। जो साउथ में उसको कहा जाता है भोज। और जो बीच में है उसको कहा जाता है राजा। ओके। तो दोस्त, आप लोगों को इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, पूरा। यस। ऋग वैदिक कालिक देवतरण, देवता संबंधित जिनसे। विष्णु, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। इंद्र जो थे युद्ध एवं वर्षा के देवता। उसके बाद जो घो है वो आकाश के देवता, जो वरुण थे वो थे
समुद्र के देवता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता धर्ता, अग्नि मनुष्य एवं देवता के बीच के मध्यस्थ, सोम थे वनस्पतियों के देवता, मरुत थे आंधी तूफान के देवता, पूषण थे पशुओं के देवता, अश्विन थे विपत्तियों को हराने वाला देवता, उषा थे प्रकृति एवं उत्थान के देवता। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है। परशुसनी रावी नदी के तट पर यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया है। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई थी। पुत्र की प्राप्ति हेतु देवताओं की कामना की जाती थी। आर्यों का परिवार संयुक्त होता था। वैदिक काल में समाज 4 वर्गों या वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, समाज का विभाजन अथवा वर्गीकरण व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इस चतुवर्ण का उल्लेख है। इसके अनुसार परम पुरुष परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, अच्छा, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र प्राप्त हुए थे। तो देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो कहाँ से पैदा हुए थे वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो क्षत्रिय थे वो भुजाओं से पैदा हुए थे, इसलिए क्षत्रिय का जो आप लोग का आर्म है बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर वैश्य, वैश्य जांघाओं से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए हम समझ सकते हैं वैश्य क्यों कहते हैं। जो शूद्र है उसको सबसे ज़्यादा नीचे कैटेगरी में रखा गया है, उस चरणों से उत्पन्न हुए थे। और अगर हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम, कहाँ चल गए यार। यस, ओके। ब्राह्मण जो है वो मुंह से बोलता है, यानी कि मुंह से प्राप्त हुए थे। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाइयाँ कुटुंब कहलाती थी, जिसका प्रधान कुलूप या कुलपा कहलाता था। अनेक कुटुंबों का समूह ग्राम कहलाता था, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक ग्रामों के समूह को विश्व कहा जाता था, जिसका प्रधान विस्मती कहलाता था। और अनेक विश्वों के समूह को जन कहा जाता था, और जन का प्रधान गोप या राजन कहलाता था। पूर्व प्रदेश के प्राचीन शब्द सम्राट के लिए प्रयुक्त होता है। पश्चिमी प्रदेश के पश्चिमी प्रदेश के प्रतीकी शब्द के लिए सौराष्ट्र के लिए प्रयोग होता है। उत्तरी वैदिक प्रदेश के लिए विराट के लिए प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत में राजा के लिए भोज शब्द प्रयोग होता है। ऋग्वेद में आर्यों को द्विज अर्थात 2 बार जन्मा कहा जाता है। एक बार उनका जन्म माता के पेट से होता है, दूसरी बार उनका जन्म उपनयन संस्कार संपन्न होता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदेस्तम कहा जाता है, पत्नी का गृह। वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में सिक्ता, लोपमुद्रा, विश्वास, आप्ला एवं घोषा जैसी विख्यात विदुषियों का भी उल्लेख मिलता है। जो वेदांग का संख्या वो 6 है, महापुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है।